हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपकी यूपीएससी के रिलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ना एज यू नो, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 9 सोर्सेज को कवर करते हुए करंट अफेयर्स दिखने को मिलते हैं, जिसमें आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना और कुरुक्षेत्र से रिलेटेड जो भी आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है, दैट वी डिस्कस इन डिटेल। नाउ एज यू नो, ये प्रीलिम स्पेसिफिक है, सो इसीलिए जो भी न्यूज़ बनेगी यहाँ पर प्रीलिम स्पेसिफिक ही आपको पढ़ाई जाएगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले गांधी अंबेडकर डिबेट ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट। ना एज यू नो, अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लैंडमार्क, आपको वाटरशेड डेवलपमेंट देखने को मिली, दैट इज दी पूना पैक्ट। कौन सा कहा गया था? पूना पैक्ट, जो आपको 1932 में देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये किनके बीच में हुआ था? ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी फॉर दलित्स, उसको नलिफाई कर दिया गया एंड रिजर्वेशन एज अ बेसिस स्टार्ट की गई, राइट। सो आप देख सकते हैं इन सितंबर 1932 में at Yerwada Central Jail in Pune, Mahatma Gandhi began the fast unto death. Now against the award of separate electorates to scheduled castes. So basically यहाँ पर communal award आप देख सकते हैं, और यहाँ पर scheduled caste के लिए यहाँ पर क्या दिया गया? separate electorates दी गई। So आप देख सकते हैं 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, और गांधी और अंबेडकर had a disagreement, दोनों के बीच में disagreement था regarding the representation of untouchables. Gandhi accepted separate electorates for Muslims and Sikhs, but felt that untouchables could be integrated into Hindu society without needing a separate electorate. Basically, untouchables को या दलित्स को यहाँ पर separate electorate की जरूरत नहीं है। ना अगर हम पूना पैक्ट की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ है। एंड ये कब हुआ था? ये कम्युनल अवार्ड जो 1932 में दिया गया था, उसके बाद आपको देखने को मिलता है, राइट। विच सॉट टू एलोकेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी गई मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस और डिप्रेस क्लासेस को। ना एज अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड 71 सीट्स जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में थी, वो 71 सीट्स किसको दी गई? डिप्रेस्ड क्लासेस को दी गई। ना गांधी इन येरवड़ा जेल, उस टाइम येरवड़ा जेल में थे वो, और उन्होंने बोला कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो डिप्रेस्ड क्लासेस को देनी है वो नहीं देनी चाहिए। एंड ही बिगैन अ फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट को लेके उन्होंने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं सितंबर 24, 1932 को अंबेडकर मेट गांधी इन जेल एंड दे साइन द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को साइन किया गया एंड इवेंचुअली आपको देखने को मिलता है रिजर्वेशन दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट ना देके क्या दी गई? रिजर्वेशन दी गई। देखिए, आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वो सीट जो है वो रिजर्व्ड है तो उस पर सिर्फ वोटिंग भी कौन डालेंगे? मान लीजिए यहाँ पर कोई शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट है, तो इसमें वोटिंग भी कौन डालेंगे? सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही डालेंगे, राइट। सो दिस इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट। सो सेपरेट इलेक्टोरेट ना देते हुए पूना पैक्ट में क्या साइन किया गया कि इनको रिजर्व्ड सीट्स, रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स दी जाएंगी, राइट। ना गांधी वर्सेस अंबेडकर डिबेट आपको देखने को मिलती है। ना महात्मा गांधी के क्या व्यूज थे कास्ट सिस्टम को लेके? ना ही अपोज्ड अनटचेबिलिटी, और अनटचेबल्स को उन्होंने नाम क्या दिया? हरिजन्स। डिस्पाइट दिस, गांधी नेवर फुली रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम इटसेल्फ। सो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को बिल्कुल रिजेक्ट किया था। ही बिलीव दैट कास्ट शुड बी रिफॉर्म्ड फ्रॉम विद इन। सो ही सेड जो ट्रेडिशनल वर्ण आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखता था वो बेसिकली होना चाहिए ना। वर्ण सिस्टम की अगर बात करते हैं, एंशिएंट सोसाइटी की बात करते हैं, तो वर्ण किस पे बेस थे? ऑक्यूपेशन बेस थे। मतलब एक ही फैमिली में 4 वर्ण के लोग भी हो सकते थे। तो ही सेड ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इसको नलिफाई ना करते हुए इसकी रिफॉर्मेशन की जरूरत है। सो ही सेड प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल वर्ण सिस्टम बिकॉज ही नेवर फुली रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम। Now, Gandhi saw caste as a social organization that had a place in Hinduism and thought reforms within it could help uplift marginalized groups. So, जो marginalized groups हैं, इनकी रिफॉर्मेशन, इस कास्ट सिस्टम में रिफॉर्मेशन की जरूरत है और ये अपने आप अपलिफ्ट हो जाएंगे। और अंबेडकर के व्यू बिल्कुल डिफरेंट थे। नाउ ही रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। ही सेड ये कास्ट सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये इनहेरेंटली ऑप्रेसिव और डिवाइसिव है। नाउ अंबेडकर
बेसिकली आर्ग्यू करते थे कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये आपको हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रास में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन और भी ज़्यादा डीप रूटेड हो चुका है. And then he advocated for separate electorates. So he wanted separate electorates for Dalits as well as untouchables. But पूना पैक्ट होता है 1932 में, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट को नलिफाई करके क्या दी जाती हैं, इनको सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं. क्लैरिटी है? नाउ प्रैक्टिस इन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कम्युनल अवार्ड के बारे में. सो 1932 में कम्युनल अवार्ड देखने को मिला. नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन. Second है, it introduced separate electorates for Sikhs, Indian Christians and Anglo-Indians for the first time. It led to the signing of Pune Pact, which gave reserved seats to depressed classes. Only one, only two, all three, or is it D? None. Right? So अपने वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. Let's see the answer. आंसर देखने को मिलता है that is only one. Now यहाँ पर लिखा है ये first time इंट्रोड्यूस किया गया था. No, it was introduced in 1909. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको 1909 का देखने को मिलता है, जिसमें पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था. ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं. इट लेड टू द साइनिंग ऑफ पूना पैक्ट व्हिच गेव रिजर्व्ड सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस. दैट इज ट्रू. तो थर्ड स्टेटमेंट आपको ठीक देखने को मिलती है. लेकिन हम अब साइमन कमीशन की बात करते हैं. देखो साइमन कमीशन तो कब आया? 1927 में, है ना. कम्युनल अवार्ड आपको कब देखने को मिलता है? दैट इज 1932. सो ये बेसिकली रामसे मैकडॉनल्ड ने बेसिकली यहाँ पर किया था. इसीलिए साइमन कमीशन वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. दैट इज व्हाई आंसर बिकम्स ए. नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सो रिसेंटली आप देख सकते हैं जो झारखंड गवर्नमेंट है उन्होंने फाइल किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया है. क्यों किया है? क्योंकि alleging an undue delay in the appointment of Chief Justice of Jharkhand High Court. So Chief Justice को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर जारी किया है झारखंड गवर्नमेंट ने. Now it refers to actions or behavior that disobey or disrespect the authority of justice and dignity of the court. Now it was governed, very important. देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की तो है, लेकिन जो कंटेम्प्ट है जैसे सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होगा, इसके लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971. वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर आपको क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट दोनों ही देखने को मिलते हैं. ये पावर कहां से मिलती है इनको? 129 एंड 215. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात तो की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो कंटेम्प्ट्स कितने प्रकार के होंगे और किस तरह से पनिशमेंट मिलेगी ये आपको अलग से एक्ट में देखने को मिलता है, विच इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971. ना टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू दो कंटेम्प्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना. कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है या जजमेंट पास की है, सपोजिटली आप उसको मान नहीं रहे हैं, तो दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. राइट. नाउ सिविल कंटेम्प्ट क्या है? जब विलफुल डिसओबीडियंस करते हो आप किसी जजमेंट का. मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर जजमेंट दी गई है कि आपको ये घर को बनाना नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप घर बना लेते हैं तो आपने जजमेंट की अवहेलना की है, तो आप पे क्या चल सकते हैं? सिविल कंटेम्प्ट चल सकते हैं. राइट. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं और अदर प्रोसेसेस ऑफ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट. सो अंडरटेकिंग अगर आपने कोई लिखित रूप में कोर्ट को पेश किया है कि मैं ये नहीं करूंगा, और अगर आप कर देते हैं तो वो भी ब्रीच ऑफ, आप कह सकते हैं विलफुल डिसोबीडियंस है किसकी? कोर्ट की. तो यहां पर सिविल कंटेम्प्ट चलेगा. ऐसे ही इन्वॉल्व्स एक्शंस दैट स्कैंडलाइज करते हैं या लोअर करते हैं अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा. ठीक है. या फिर आप इंटरफेरेंस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, तो भी आप पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया जा सकता है. ना पनिशमेंट क्या है? इट कैन इंक्लूड अ फाइन, इम्प्रिजनमेंट और बोथ. ठीक है, फाइन भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, दोनों भी लग सकते हैं. ना प्रैक्टिस इन एमसीक्यू, सिंपल सा क्वेश्चन है. स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिराइव देयर कंटेम्प्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ना आपके पास करेक्ट आंसर्स बताने हैं आपको, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और इज इट डी नीदर 1 nor 2. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. राइट. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर है यहाँ पर सी. दोनों ही बिल्कुल ठीक है. देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये पावर्स कहाँ से डिराइव करते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट तो बनाया गया है जिसके तहत पनिशमेंट्स, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये पावर कहाँ से मिलती है? इनको कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है. ठीक है. तो अंडर आर्टिकल 215 और 129 अभी हम पढ़ के आए हैं, वहां से इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स मिलती हैं. ऐसे ही स्कैंडलाइजिंग, अगर आप स्कैंडलाइज करते हो कोर्ट को तो क्या है? वो एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है.
नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड वन नेशन वन पोल प्रपोजल। सो जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है ना। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को की एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई थी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद के तहत, तो चेयरपर्सन उनके वो बन जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यहाँ पर दो फेज अप्रोच थी। पहली फेज क्या है, इट इन्वॉल्व्स होल्डिंग लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन साइमल्टेनियसली। Within the second phase proposes conducting local body elections within 100 days of the general election. So दो phases में यहाँ पर डिवाइड किया गया है और जो कैबिनेट है वो रेकमेंड करती है क्रिएटिंग अ कॉमन इलेक्टोरल रोल, कॉमन इलेक्टोरल रोल भी बनाया जाएगा। एंड इट हैज रेकमेंडेड 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कितनी टोटल मिला के 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करी जाएंगी जो कि पास करी जाएंगी किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। नाउ इट इज अ टीडियस टास्क, ठीक है, इजी नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में करनी पड़ेंगी और आपको अप्रूवल चाहिए होगा किसका, पार्लियामेंट का। क्लैरिटी है, तो इट इज टफ, मुश्किल है करना, लेकिन प्रपोजल मान लिया गया है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये बिल प्रेजेंट किया जाएगा जो विंटर सेशन आने वाला है वहां पर ना। साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है, तो एज आई हैव टोल्ड यू, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जब साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जाएंगे उसको कहा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन, राइट। सो साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव्स वर हेल्ड फॉर 3 years। कौन कौन से 3 years, 51, 52 वाला, 57 वाला, 62 वाला और 67 वाला। मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 आपको सेशंस जो 5 साल के टेन्योर्स देखने को मिलते हैं वहां पर आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस देखने को मिले। लेकिन आफ्टर दैट वहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस आपको नहीं देखने को मिले, ठीक है, विल स्टिल नॉट बी रीअलाइन इसको नहीं किया गया है ना। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, सबसे पहले ऑब्वियस बात है रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। नहीं तो क्या होता है, बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही लोकसभा इलेक्शंस खत्म होते हैं तो कोई ना कोई स्टेट के शुरू हो जाते हैं। तो ऑन द होल जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो हर टाइम काम करता रहता है, तो ह्यूज एक्सपेंडिचर। दूसरा, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाएगा। तीसरा आपको देखने को मिलता है इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो एमसीसी है वो आप क्या कह सकते हैं, एक यूनिफॉर्म वे में लगाया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, फोकस ऑन गवर्नेंस हो पाएगा और डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। तो विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस वोटर्स कैन होल्ड पार्टीज अकाउंटेबल फॉर बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नेंस एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, ऑब्वियस ही बात है, आपको कोऑर्डिनेट करने पड़ेंगे, स्केड्यूल्स, रिसोर्सिंग, फंडिंग, सब कुछ करना पड़ेगा, जो कि एक टीडियस टास्क है। क्योंकि अभी क्या होता है, जो ईवीएम्स लोकसभा इलेक्शंस में यूटिलाइज होती हैं वही ईवीएम्स हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो आप देखो कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ईवीएम्स हमें कितने ज़्यादा चाहिए, वीवीपैट्स हमें कितने ज़्यादा चाहिए, तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लोकल प्रायोरिटीज की अगर बात करते हैं, अब बेसिकली क्या है, इट हेल्प द डोमिनेंट नेशनल पार्टी। जो नेशनल पार्टी है वो बेसिकली अलाइन कर सकती है वोटर्स को और एक तरह से उनको बेनिफिट हो सकता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स बहुत सारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं, ठीक है। सो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। नाउ प्रैक्टिस इन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, आपसे पूछा गया है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। सो फर्स्ट है, इट रेफर्स टू द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स फॉर स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा इंस्टेड ऑफ सेपरेट एंड कॉन्टिन्यूस इलेक्शंस. It will help increasing accountability of the government. Simultaneous elections would require amending Article 83 of the Indian Constitution. 1 only, 1 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2, 3. हाँ जी, सो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी आंसर को मार्क कर सकते हैं. ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर यहाँ पर बी देखने को मिलता है. देखिए यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है उन्होंने बोला है इट विल हेल्प इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी. देखिए अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज नहीं, डायरेक्ट हो जाएगी. डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी किसकी बन जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की. सो बेसिकली यहाँ पर इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी रादर. ठीक है, तो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी किसकी हो जाएगी? सेंटर और स्टेट्स की. डन, क्लैरिटी है. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी बिल्कुल ठीक है. आपको आर्टिकल 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है. और ये क्या है? ये साइमल्टेनियस पोल्स आप लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के करेंगे साइमल्टेनियसली. उसको कहा जाता है वन नेशन वन इलेक्शन. क्लैरिटी है. नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, दैट इज इंपैक्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस. नाउ रीसेंट वायलेंस जो मणिपुर में रीइग्नाइट हुई है, इट हैज रीइग्नाइटेड द डिबेट फॉर सेंटर स्टेट रिलेशंस and the use of emergency provisions. Emergency provisions. Now as you know, अगर हम emergency provisions की बात करते हैं तो आपको आर्टिकल 352, 356, 360 देखने को मिलते हैं. 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 आपको देखने को मिलता है दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल, और 360 देखने को मिलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी. ना 356 को कहा जाता है, ये मिसयूज भी किया जाता है
एंड इवेंचुअली जब भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस होती हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं ना। बेसिकली इंडिया आप देख सकते हैं सेंटर और स्टेट में यहाँ पर क्वाजी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। 7th शेड्यूल की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। एंड अंडर द स्कीम इट इज डोमिनेंट डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट की जिम्मेवारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, राइट तो स्टेट लिस्ट में आपको देखने को मिलता है लॉ एंड ऑर्डर द स्टेट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात करते हैं तो एज यू नो ये पार्ट 18 में आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल के प्रोमिनेंट आर्टिकल्स हैं दैट दे आर 355 एंड 356। ना 355 की बात करते हैं तो ये ड्यूटी है किसकी, सेंटर की, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है मेंटेन करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट। इट ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट सेंटर शुड इंश्योर दैट एवरी स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हर स्टेट किस तरह काम कर रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जिम्मेवारी किसको दे रखी है, ये सेंटर को जिम्मेवारी दे रखी है। और आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर स्टेट की गवर्नमेंट अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं चल रही है तो आप यहाँ पर क्या इंपोज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर सकते हैं। जैसे आपको यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं जो फेडरल फंक्शंस हैं दे आल्सो इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द स्टेट्स बट दे डू नॉट हैव प्रोविजंस फॉर रिमूविंग स्टेट गवर्नमेंट्स। वहां पर आपको नहीं देखने को मिलता क्योंकि ट्रू फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म आपको यूएसए में देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पर ट्रू फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म नहीं है। यहाँ पर जो पावर्स हैं ज्यादा पावर्स किसके पास है, सेंटर के पास है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसको दे रखी है, सेंटर को। अगर स्टेट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं चल रही तो आप क्या इंपोज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर सकते हैं। तो दोनों पावर्स यहाँ पर सेंटर को दे रखी हैं, जिम्मेवारी सेंटर को दे रखी है ना। जुडिशियल रूलिंग्स आपको देखने को मिलती है। एसआर बोमाई केस में ये कहा था कि बेसिकली मिसयूज नहीं होना चाहिए आर्टिकल 356 का, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को नलिफाई करने के लिए क्या इंपोज कर देती हैं, प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर देती हैं। तो आप देख सकते हैं इट शुड ओनली बी इंप्लीमेंटेड व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तभी, ऐसे नहीं कि कोई ऑर्डिनरी लॉ या फिर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज प्रिवेल कर रहे हैं तो आप वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दीजिए। ऐसे ही आर्टिकल 355 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सपैंड हुआ है, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलता है जो आर्टिकल 355 है was narrowly interpreted as justifying the use of article 356। so basically यहाँ पर क्या कहा गया था कि आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट करते हुए हम आर्टिकल 355 को भी मद्देनजर रखते हुए इसको मूव करते हैं, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जुडिशियल रूलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। ना व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल 355 356 को डिटेल में पढ़ना है एंड इवेंचुअली सारी इमरजेंसीज चाहे आर्टिकल 352 हो, 356 हो, चाहे 360 हो, उसको आपने डिटेल में रीड करना है। क्लैरिटी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी कमीशन बिठाया गया था, ऐसे ही नेशनल कमीशन बिठाया गया है एंड पंछी कमीशन भी आपको देखने को मिलता है जिसमें बार बार रेकमेंड किया गया है कि आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई एक्सट्रीम या अर्जेंट कंडीशंस हैं तभी आपको इंप्लाई करना चाहिए, इंपोज करना चाहिए आर्टिकल 356। क्लैरिटी है। नाउ प्रैक्टिस इन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, आपसे प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 356 एंड 365 मेंशन्स द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन इंडिया। द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। आपके पास ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और इज इट डी, नीदर 1 nor 2। अगेन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको ए देखने को मिलता है। देखो अगर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की जाती है इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अगर आप जुडिशियल रिव्यू करवाना चाहते हैं, मैलिफाइड इंटेंशंस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये जो प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन है आप इसको जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर हम आर्टिकल 356 और 365 की बात करते हैं तो ये दोनों ही प्रेसिडेंट्स रूल को इंपोज करने के लिए अनिवार्य हो जाती हैं, ठीक है। अब अभी हम आर्टिकल 355 पढ़ के आए। 355 बेसिकली क्या करता है, 355 लीड करता है 356 को, ठीक है। तो अगर आपका 355 आप वैलिड करना चाहते हैं तो आप बाय एंड बाय 356 को वैलिड करवा सकते हैं। क्लैरिटी है। इट नैरोली लीड्स टू आर्टिकल 356। नेक्स्ट न्यूज आपको देखने को मिलती है लॉ ऑन अर्ली इलेक्शंस। नाउ एज यू नो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अभी आपको देखने को मिलता है उनको बेल मिली है एंड इवेंचुअली ही हैज आस्क्ड फॉर असेंबली इलेक्शंस टू बी हेल्ड
इन दिल्ली अलॉन्ग विद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जब इलेक्शंस हैं तभी दिल्ली के इलेक्शंस भी हो जाएं, जिसमें न्यू हाउस मस्ट बी इलेक्टेड बिफोर नवंबर 26 नवंबर से पहले पहले यहाँ पर इलेक्शन हो जाए। हाउएवर द टर्म ऑफ दिल्ली, बेसिकली टर्म टेन्योर जो है दिल्ली का वो कब एंड कर रहा है, February 23, 2025, लेकिन वो कह रहे हैं कि नवंबर में ही 26 नवंबर से पहले पहले यहाँ पर इलेक्शंस हो, अर्ली इलेक्शंस की बात करी जा रही है। तो बेसिकली आर्टिकल 324 के तहत आपको देखने को मिल रहा है किसकी रिकग्निशन है, ECI की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है works backwards from the date on which 5-year term of the existing house ends, ensuring that the election process is completed before then. Now as you know, 5 साल पूरे होते ही, 5 साल से पहले पहले इलेक्शंस, नए इलेक्शंस हो जाएं, ये जिम्मेवारी किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है ना। यहाँ पर सेक्शन 15 क्लॉज 2 ऑफ रोपा एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत क्या लिखा है, that the election cannot be notified less than 6 months before the end of the term of the assembly unless the assembly is dissolved before it completes the term. So basically उन्होंने बोला है 6 महीने बचे होने चाहिए तभी आप इलेक्शंस को अनाउंस कर सकते हो, उससे पहले अनाउंस नहीं कर सकते। ये किस में लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा है। ऐसे ही आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है, वो किसके लिए है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या लिखा है कि गवर्नर क्या कर सकता है, मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, डिसॉल्व कर सकता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एट एनी टाइम। कब, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खुद बोल दें कि भाई डिसॉल्व कर दो, या फिर वंस द असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड द इलेक्शन कमीशन हैज टू कंडक्ट फ्रेश इलेक्शंस विद इन 6 months। तो जैसे ही यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे कि डिसॉल्व कर दो, गवर्नर डिसॉल्व कर देगा एंड इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस करवाने हैं। Now these are the provisions that are provided under the constitution as well as under the ROPA Act. Very important, आपके prelims के लिए important हो जाता है ना। दिल्ली का सिनेरियो अगर हम देखते हैं, जो दिल्ली है वो बेसिकली क्या है, NCT है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जो कि एक्ट के तहत बनी थी 1991 एंड सेक्शन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी इस एक्ट का ये कहता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व द असेंबली ना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की तो बात हमने कर ली, यहाँ पर गवर्नर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर पावर किसको दे रखी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को। इवन इफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रेकमेंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, द फाइनल से इज ऑफ दी सेंटर्स या फिर LG। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो आज यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खुद कह देती है कि भाई डिसॉल्व कर दो। अब अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करते हैं तो वहां तो गवर्नर डिसॉल्व कर देगा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर इवन इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेज कि डिसॉल्व कर दी जाए असेंबली, फिर भी फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्लैरिटी है? तो यू शुड नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या हैं एंड स्पेशली अगर हम NCT एक्ट की बात करते हैं उसके सेक्शन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में क्या दे रखा है। क्लैरिटी है? तो दिल्ली के लिए फाइनल अथॉरिटी कौन बन जाता है डिसोल्यूशन की, इट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, फाइनल से उन्हीं का रहता है। क्लैरिटी है? सो दिस वाज द ऑल न्यूज अबाउट, हमने सारी न्यूज को डिस्कस किया है जो जो इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाती है। अब आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दी नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड दी प्रेसिडेंट्स रूल। सो क्या प्रोक्लेमेशन होती है, कौन प्रोक्लेम करता है, कितने ड्यूरेशन के तहत यहाँ पर पास करवाना होता है लोकसभा और राज्यसभा से, और कैसी मेजॉरिटी चाहिए होती है, क्योंकि इमरजेंसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। सो इसीलिए ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।